बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज समरी ऑफ हर्पीस वायरस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लिनिकल वायरोलॉजी के पहले चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है हर्पीस वायरस, पॉक्स वायरस एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो हम इनके समरी तैयार करने वाले हैं। जनरल वायरोलॉजी, जनरल बैक्टीरियोलॉजी के पल्स होते हैं, और जबकि स्पेशल या क्लिनिकल वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी की समरी है। तो हम इनके समरी को और पल्स को तैयार करने वाले हैं, वो भी तरतीब से। और ये सारी वीडियोस आपको लेवेंसन पल्स एंड समरी रिवीजन वीडियोस के अंदर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हर्पीस वायरस, पॉक्स वायरस एंड द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। जो हर्पीस वायरस होता है उसको मजीद 6 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1, हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 2, वेरिसिला जोस्टर वायरस, साइटोमेगालो वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है, ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 है। ओके तो इन 6 वायरसेस को मिलाने के बाद क्या बन जाता है? हर्पीस वायरसेस। ओके और इसके अलावा हमने पॉक्स वायरस को भी पढ़ना है और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को भी पढ़ना है। जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और एप्स्टीन बार वायरस, ह्यूमन हर्पीस वायरस 8, इनको ट्यूमर वायरसेस वाले टॉपिक के अंदर भी कवर करना है, क्योंकि ये कोई ना कोई न्यू प्लेजिया करवाते हैं। लाइक जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है वो क्या करवाता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्विस का, पीनस का और इनस का कैंसर करवाता है। एप्स्टीन बार वायरस मर्क्यूरी लिम्फोमा, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, जबकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा करवाता है। ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 कैपोसी सार्कोमा करवाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस ये क्या करवाता है? हेपेटाइटिस बी वायरस हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा करवाता है। और इसके अलावा मर्कल सेल पोलीमा वायरस होता है जो कि मर्कल सेल का कार्सिनोमा करवाता है। ठीक हो गया? ओके तो स्टार्ट करते हैं। हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 है। तो जो हर्पीस वायरसेस होते हैं, जो वो उनके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। लाइक इन सब के अंदर इकोसाहेड्रल कोर होगा। लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे क्या होती है? एनवेलप्ड होती है। ठीक है, डीएनए वायरसेस है, डीएनए इनवेलप्ड वायरसेस है। ओके तो इनवेलप होगा, इकोसाहेड्रल सिमेट्री होगी, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, और इनके पास कोई विरियन पॉलीमरेज नहीं होगा। इन प्रॉपर्टीज को अब रट्टा मार लो, क्योंकि आपने ये इसको टाइप 1 टाइप 2 सब के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? इकोसाहेड्रल कोर होता है इनके पास, और इनके पास लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, कोई पॉलीमरेज नहीं होता, लाइपोप्रोटीन एनवेलप होता है, और इनका साइज रिलेटिवली लार्ज होता है। जो हर्पीस वायरस है, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये लेटेंट इन्फेक्शन करवा सकते हैं। हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 वायरस है, ये हर्पीस लेबियालिस करवाता है। ओके इसमें जो फीवर ब्लिस्टर्स होते हैं और कोल्ड सोर्स होते हैं स्किन के ऊपर, स्पेसिफिकली फेस की स्किन के ऊपर होते हैं। तो जो हर्पीस लेबियालिस है ये टाइप 1 की वजह से होता है। इसके अलावा केराटाइटिस और एन्सेफलाइटिस ये भी टाइप 1 की वजह से होता है। एन्सेफलाइटिस एक उससे भी होता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी से। जबकि हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 2 से हर्पीस जेनिटरीस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस और न्यूनेटल इन्फेक्शन होता है। तो स्टार्ट करते हैं हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 वायरस। तो हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 वायरस में यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके पास इकोसाहेड्रल कोर होता है, इनवेलप वायरसेस है, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, कोई विरियन पॉलीमरेज नहीं होता। इसकी सिर्फ एक ही सीरोटाइप होती है, और वो सीरोटाइप हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 2 के साथ क्रॉस रिएक्ट कर जाती है। यानी जो एक एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन के साथ क्रॉस रिएक्ट कर जाती है। जो हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 और टाइप 2 इनको डिफरेंशिएट किस तरह से करती है? एक ग्लाइकोप्रोटीन जी होती है, उसके खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। तो उसको हम इम्यूनोलॉजिकल या सीरोलॉजिकल टेस्ट से हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 और टाइप 2 को आइडेंटिफाई या सेपरेट कर लेंगे। तो मेन पॉइंट क्या होगा? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट ग्लाइकोप्रोटीन जी। लेकिन इसके सिर्फ एक ही सीरोटाइप होती है। ट्रांसमिशन स्लाइवा से होता है और डायरेक्ट होती है। ठीक हो गया? स्लाइवा से होता है और या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी फैल सकता है। ओके तो टाइप 1 और टाइप 2 को कैसे सेपरेट करोगे? ग्लाइकोप्रोटीन जी के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीसीरा होता है और वो टाइप स्पेसिफिक होता है। तो जो स्लाइवा और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से वायरस फैल सकता होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, पैथोजेनेसिस को देख लेते हैं। जो हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 है, इसकी इनिशियल वेजिकुलर लेयर माउथ पर और फेस पर होती है। फिर ये वायरस एक्सोन से होता हुआ जाता है सेंसरी गैंग्लिया के पास, न्यूरॉन के पास जाता है। यानी पहले ये एक्सोन से ट्रैवल करता हुआ सेंसरी गैंग्लिया के पास जाएगा, स्पेसिफिकली ट्राइजेमिनल गैंग्लिया। वहां पर ये क्या हो जाएगा? लेटेंट हो जाएगा। ओके जो रिकरेंस होती है वो स्किन के अंदर होगी, स्पेसिफिकली उस स्किन के पार्ट जो एक पार्टिकुलर नर्व से सप्लाई ले रहा है, और ये इंड्यूस हो सकती है लाइक फीवर से, सनलाइट से और स्ट्रेस से। तो सबसे पहले इनिशियल वेजिकुलर लेयर होनी है माउथ या फेस के ऊपर, फिर ट्रैवल एक्सोन से करता हुआ ट्राइजेमिनल गैंग्लिया के पास जाएगा, फिर उसी सेंसरी नर्व के अंदर जिसको स्किन इनर्वेट कर रही थी उसके अंदर रिकरेंस होती है। उसकी जो रिकरेंस होती है वो फीवर, सनलाइट और स्ट्रेस से होती है। अब इसकी जो डिसएमिनेशन होती है इंटरनल ऑर्गन में, यानी अब तो हमने पढ़ लिया रीएक्टिवेशन या रिकरेंस फीवर से, सनलाइट से और स्ट्रेस से हो गया। लेकिन जो डिसएमिनेशन होती है इंटरनल ऑर्गन के अंदर, तो वो इंडिविजुअल के अंदर होती है जिसका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सप्रेस होता है। ठीक है, और आपको लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलती है। जो हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 एन्सेफलाइटिस होता है, ये टेम्पोरल लोब को अफेक्ट करता होता है। ठीक है, तो ये पैथोजेनेसिस का आपको बता दिया है।
इसके बाद आ जाते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की तरफ। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर पीसीआर एसे और वायरल कल्चर आप यूज करते हो, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट वगैरह ये नहीं होता इनके लिए, ठीक हो गया। ओके, तो जो सेल कल्चर है और पीसीआर एसे ये यूज करते हो, ठीक है। जो वायरस होता है ये कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा करवाता है सेल कल्चर में, जिसको आप साइटोपैथिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो उसका साइटोपैथिक इफेक्ट होता है कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा सेल कल्चर के अंदर। अगर सीपीई मिल रहा है सेल कल्चर के ऊपर, तो जो हर्पीज सिम्प्लेक्स 1 है और टाइप 2 है, उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। और सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है ग्लाइकोप्रोटीन के अगेंस्ट, ठीक है। इसके अलावा जो बेस ऑफ वेसिकल है वहां से अगर सेल को आइसोलेट करे और टेजांग स्मीयर में देखा जाए, तो वहां पर आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल देखने को मिलेंगे विद इंट्रा न्यूक्लियर बॉडीज, ठीक हो गया, विद इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लोयंस, ठीक हो गया। तो जो जायंट सेल होते हैं ये टाइप 1 के लिए स्पेसिफिक नहीं होते हैं, ये टाइप 2 में भी देखने को मिलते हैं, वेरिसिला जोस्टर में भी देखने को मिलती है। यानी इन तीनों के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल विद इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लोयन होती है, सब के अंदर होती है और ये इसके लिए स्पेसिफिक नहीं होती, ठीक है। तो टेस्ट कौन कौन से होते हैं? सेल कल्चर आपने बताना है, सेल कल्चर के अंदर आपने बताना है कि जो कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा है अगर ये ऑब्जर्व हो जाएगा तब आपने एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन है और फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट है, उससे आपने इसको आइडेंटिफाई कर लेना है। ओके, इसके अलावा जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए एंटीबॉडी का टाइटर हो तो वो बता सकता होता है, लेकिन रिकरेंसेस के लिए ऐसा नहीं होता। जो हर्पीज सिम्प्लेक्स एन्सेफलाइटिस होता है, क्योंकि इसकी वजह से एन्सेफलाइटिस भी हो सकता है। ओके, एन्सेफलाइटिस भी होता है, हमने कहा था कीटाटाइटिस भी होता है। जो एन्सेफलाइटिस होता है उसको डायग्नोस करने के लिए पीसीआर ऐसे करती है और पीसीआर के अंदर हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 के डीएनए को आइसोलेट करती है इन द स्पाइनल फ्लूइड, ठीक हो गया। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर प्राइमरी इन्फेक्शन के अंदर एंटीबॉडी का टाइटर है, एन्सेफलाइटिस के अंदर आप पीसीआर ऐसे यूज करते हो फॉर टाइप 1 डीएनए इन द स्पाइनल फ्लूइड है। ट्रीटमेंट हमने किसी काम करनी और प्रिवेंशन भी हमने नहीं करनी होती। तो इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या क्या होगा? जिंजोवास्टोमाइटिस होता है, इंसेफ्लाइटिस होता है, इसके अलावा एक्जिमा हार्पेटिकम होता है, डिससेमिनेटेड डिजीज होता है, एरिथेमा मल्टीफॉर्मी है। अब मसला ये है कि समरी के अंदर क्लिनिकल फाइंडिंग लिखी हुई नहीं है, तो क्लिनिकल फाइंडिंग को देखने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो हम जाते हैं इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर में। ओके, तो ये है हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस है। तो क्लिनिकल फाइंडिंग है, पहला है जिंजिवास्टोमाइटिस है, दूसरा है ओरोलेबियल हर्पीज है, जिसको हम हर्पीज लेबियालिस, फीवर ब्लिस्टर या कोल्ड सोर्स भी बोलते हैं, जिसके डिफरेंट नेम्स होते हैं, कोल्ड सोर या फीवर ब्लिस्टर, या इसको हर्पीज लेबियालिस या ओरोलेबियल हर्पीज कहते हैं। तीसरा किराटो कंजक्टिवाइटिस है, चौथा एन्सेफलाइटिस है, पांचवा हर्पेटिक विटलो है, छठा हर्पीज ग्लैडिएटोरम है, ओके, सातवां एक्जिमा हर्पेटिकम है, आठवां डिससेमिनेटेड इन्फेक्शन है और नौवां जेनिटल हर्पीज है, ठीक है। वो टाइप 1 से भी हो सकती है अगर ओरोजेनिटल कॉन्टैक्ट हुआ है। अगर टाइप 1 का पहला डिजीज है जिंजिवास्टोमाइटिस, वो चिल्ड्रन के अंदर होता है, इसमें बुखार होता है, इरिटेबिलिटी होती है और वेजिकुलर लीजन माउथ पे होती है। जो प्राइमरी डिजीज है वो ज़्यादा सीवियर होता है और इसका ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर होता है। जो हीलिंग होती है वो 2 से लेकर 3 हफ्ते में खुद ब खुद हो जाती है। मोस्टली जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें एसिम्प्टोमेटिक प्राइमरी इन्फेक्शन देखने को मिलता होता है। तो जो जिंजिवास्टोमाइटिस है इसमें वेजिकुलर लीजन होगी माउथ के अंदर, जिंजिवास्टोमाइटिस। इसके बाद है ओरोलेबियल हर्पीज। तो जो ओरोलेबियल हर्पीज होती है ये क्या होती है? ये रिकरेंट फॉर्म होती है जो वापस आ जाती है और इसके अंदर क्रॉप ऑफ वेजिकल्स होती है, स्पेसिफिकली म्यूकोकुटेनियस जंक्शन ऑफ लिप्स एंड नोज। जो रिकरेंस होती है सेम साइड के ऊपर होती है। केराटो कंजक्टिवाइटिस, इसमें कॉर्नियल अल्सर होती है और कंजक्टिवल एपिथेलियम की लीजन्स होती है। अगर रिकरेंस होती है तो स्कारिंग और ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एन्सेफलाइटिस। जो एन्सेफलाइटिस होता है इसमें टेम्पोरल लोब के ऊपर नेक्रोटिक लीजन होती है, ओके। टेम्पोरल लोब के ऊपर क्या होती है? नेक्रोटिक लीजन होती है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि जो एन्सेफलाइटिस होता है वो टेम्पोरल लॉब को इन्वॉल्व करता है। जब टेम्पोरल लॉब को इन्वॉल्व करेगा तो फिर फीवर होगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग है, सीजर्स है। इसका ऑनसेट एक्यूट या प्रोट्रैक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। जो डिजीज है वो प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, रिकरेंस की वजह से भी हो सकता है। इसके अंदर बस ये याद रखना है। इसके बाद है हर्पेटिक विटलो। हर्पेटिक विटलो के अंदर स्किन ऑफ फिंगर और हैंड, इसका पोस्चुलर लीजन होता है, ठीक हो गया, पोस्चुलर लीजन होता है। ये मेडिकल पर्सनल के अंदर भी हो सकता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर में अगर वो किसी ने कॉन्टैक्ट कर लिया है पेशेंट के लीजन के साथ। इसके बाद है हर्पीज ग्लैडिएटोरम। अब जैसे तेरे नाम आ रहा है कि ग्लैडिएटोरम है, यानी ग्लैडिएटर में जो रेसलर्स होते हैं, ठीक है, जिनका क्लोज बॉडी कॉन्टैक्ट है उनमें होता है। इसमें ये भी हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 है। इसमें वेजिकुलर लीजन्स होती है हेड पर, नेक पे और ट्रंक पर। इसके बाद है एक्जिमा हर्पेटिकम, जिसको कैपोसी वेरिसिफ्लोम इरप्शन बोलते हैं। इसके अंदर स्किन का इन्फेक्शन होता है, स्पेसिफिकली उन पेशेंट में जिनमें पहले एटोपिक डर्मेटाइटिस था। तो वेजिकुलर लीजन एटोपिक डर्मेटाइटिस के जगह पे देखने को मिलती है, जब इसको एक्जिमा हर्पेटिकम बोलते हैं। इसके बाद डिससेमिनेटेड इन्फेक्शन है, जिसमें इसोफेजाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है और डिससेमिनेटेड इन्फेक्शन के लिए इम्यूनिटी को सप्रेस होना चाहिए। और लास्ट है जेनिटल हर्पीज, अगर ओरल जेनिटल कॉन्टैक्ट कर लिया है।
तो क्या क्या होते हैं, सिर्फ इनके नाम याद कर लो बेशक। जिंजोवास्टोमाइटाइटिस है, ओरियो लेबल हर्पीज है जिसको हेरपीस लेबियालिस, फीवर ब्लिस्टर और कोल्ड सोर्स बोलती है, किराटो कंजक्टिवाइटिस है, एंसेफेलाइटिस है, हर्पेटिक विटलू है, हर्पीज ग्लैडिएटोरम होता है, एक्जिमा हर्पेटिकम है, डिससेमिनेटेड इन्फेक्शन होती है, और इसके अलावा जेनिटल हर्पीज भी हो सकती है। टाइप 2 का केस में जेनिटल हर्पीज है जिसको हर्पीज जेनिटेरियस बोलते हैं। इसमें पेनफुल वेसिकुलर लीजन होती है जेनिटल एरिया की। इसके बाद दूसरे जो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होते हैं। फिर इसके बाद न्यूनेटल हर्पीज है, जो भी वो भी किससे होती है, न्यूनेटल हर्पीज टाइप 2 से होती है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है, और रिथिमा मल्टीफॉर्मी होती है। तो रिथिमा मल्टीफॉर्मी मेजर होती है जिसको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें फीवर, इरोसिव ओरल लेयंस होती है, ठीक है। अब जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस कॉज माइकोप्लाज्मा निमोनिया होता है। तो फिर आप हेडिंग को बेशक तैयार कर लो। हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 से जेनिटल हर्पीज होता है। इसके अलावा न्यूनेटल हर्पीज है, और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है। इसके अलावा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है। जबकि टाइप 1 से जिंजोवास्टोमाइटिस है, ओरियोलेबियल हर्पीज है जिसको हम हर्पीस लेबियालिस बोलते हैं, फीवर ब्लिस्टर बोलते हैं, कोल्ड सोर्स बोलते हैं, किराटो कंजक्टिवाइटिस एंसेफेलाइटिस है, हर्पेटिक विटलू है, हर्पीस ग्लैडिएटोरम होता है, एक्जिमा हर्पेटिकम है, ठीक है। हर्पेटिकम दूसरी मरतबा आ चुका है, हर्पेटिक विटलू और हर्पेटिकम, और लास्ट डिससेमिनेटेड इन्फेक्शन है। ओके इसके बाद चलते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 है। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 के 3 टाइप की डिजीज होती है, बता चुका हूँ। हर्पीज जेनिटालिस है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस न्यूनेटल इन्फेक्शन है, और इसके अलावा रिथिमा मल्टीफॉर्मी भी होती है। क्या प्रॉपर्टी है कि इन्वेलप वायरसेस है, इकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, कोई वेरिएंट पॉलीमरेज नहीं होता। इसकी एक ही सीरोटाइप होती है जो टाइप 1 से क्रॉस रिएक्ट कर जाती है। टाइप 1 और टाइप 2 को डिफरेंशिएट करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं अगेंस्ट द ग्लाइकोप्रोटीन, और हर्पीज का कोई ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन नहीं होता। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइप 1 और टाइप 2 की। ट्रांसमिशन कैसी होती है, उसकी ट्रांसमिशन स्लाइवा से या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती थी, लेकिन इसकी ट्रांसमिशन होती है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, या फिर अगर जो इन्फेंट होता है, न्यूनेट है, इन्फेक्टेड बर्थ के नाम से पास करेगा तब भी हो सकती है। पैथोजेनेसिस के अंदर इनिशियल वेसिकुलर लेयर होती है जेनिटल्स के अंदर, उसके अंदर इनिशियल वेसिकुलर लेयर होती है माउथ के ऊपर या फेस के ऊपर, इसमें इनिशियल वेसिकुलर लेयर होती है जेनिटल के ऊपर। अगर वेरिसिला जोस्टर की बात करते हो तो इसमें इनिशियल लेयर होती है ओरोफैरिंक्स के अंदर। साइटोमेगालो वायरस के केस में इनिशियल लेयर होती है ओरोफैरिंक्स के अंदर। एब्स्टीन बार वायरस के केस में जो इनिशियल लेयर होती है वो फेरेंजियल एपिथेलियम में होती है, यानी ओरोफैरिंक्स तीनों में सिमिलर है। इस तरह से आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। ओके तो अब आगे आ जाते हैं। तो इनिशियल वेसिकुलर लेयर जेनिटल में होती है, फिर ये एक्सोन से होता हुआ सेंसरी गैंग्लिया में आके लेटेंट हो जाएगा। इसका जो सेंसरी गैंग्लिया था उसको ट्राइजेमिनल गैंग्लिया, इसका जो सेंसरी गैंग्लिया है वो लंबर या सैक्रल गैंग्लिया। इसका जो सेंसरी गैंग्लिया होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। ओके लेकिन इसका जो सेंसरी गैंग्लिया है वो सैक्रल या लंबर हो सकता है। जो रिकरेंस होती है रिलेटिवली लेस सीवियर होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी इन्फेक्शन है। लेकिन जो हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 का इन्फेक्शन न्यू नेट के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, क्योंकि न्यू नेट के पास पहले से ही सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सप्रेस होती है। ओके या हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 का एसिम्प्टोमेटिक शेडिंग हो सकती है, वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है टू न्यू नेटल इन्फेक्शन। लेबोरेटरी डायग्नोसिस सेम है, पीसीआर, एसए, और क्या करेंगे वायरल कल्चर हम यूज करते हैं वन बाय वन। तो कल्चर के अंदर क्या मिलेगा आपको, सीपीई मिलेगा, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, जिसको आप साइटोपैथिक इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको आइडेंटिफाई करोगे एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन से या फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट से करोगे। जो डिजाइन स्मेयर है उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल देखने को मिलेंगे, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होते। और प्राइमरी इन्फेक्शन के लिए एंटीबॉडी का टाइटर बढ़ जाएगा, लेकिन ये रिकरेंस के लिए नहीं होता। तो ऑलमोस्ट हर चीज सेम है टाइप 1 और टाइप 2 में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वेरिसिला जोस्टर वायरस है। जो वेरिसिला जोस्टर वायरस है दो डिजीज करवाता है, बच्चों के अंदर वेरिसिला और बड़ों के अंदर जोस्टर या शिंगल्स करवाता है। तो वेरिसिला चिकन पॉक्स और जोस्टर शिंगल्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स की है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक सीरोटाइप है, इन्वेलप्ड होता है, डीएनए होता है, लीनियर डीएनए होता है, इकोसाहेड्रल सिमेट्री है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड होता है। ओके ठीक है, इकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है इन सबकी। ओके ट्रांसमिशन, ये वायरस ये ट्रांसमिट होता है बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, ठीक है। इससे पहले वाले जो वायरसेस थे स्लाइवा से या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल रहे थे, ठीक है, लेकिन ये कैसे फैलेगा, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। जो जोस्टर होता है, सॉरी वेरिसिला होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है, लेकिन जो जोस्टर होता है वो रीएक्टिवेशन को बोलते हैं। पैथोजेनेसिस में इनिशियल लेयर होती है ओरोफैरिंक्स के अंदर, फिर ब्लड से होता हुआ इंटरनल ऑर्गन में जाएगा, डेट इज लीवर, और फिर स्किन के पास पहुंच जाएगा। एक्यूट एपिसोड होती है वेरिसिला की, फिर इसके बाद ये सेंसरी गैंग्लिया में लेटेंट हो जाएगा, और फिर ये दोबारा रिएक्टिवेट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं जोस्टर, ओल्डर और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर। तो इसकी जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस होती है पीसीआर और डायरेक्ट फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी होती है। ओके लाइक जो वायरस होता है ये कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा या साइटोपैथिक इफेक्ट करवा देता है सेल के कल्चर में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट है। जबकि पीछे वालों के अंदर फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट लिखा हुआ था, ठीक है। तो फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट और न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट है, इनको रट्टा मार लो। मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल देखने को मिलते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ वेसिकल है, और इंट्रा न्यूक्लियर लीनियस होती है इन्फेक्टेड सेल के अंदर, लेकिन
लिए स्पेसिफिक नहीं होती, टाइप 1 टाइप 2 वेरिसिला में भी ऐसा हो जाता है। प्राइमरी इन्फेक्शन के अंदर, ठीक है, आपको क्या होगा, एंटीबॉडी का टाइटर देखने को मिलता है। इसी तरह जो कन्वालिसेंट फेज है उसमें भी एंटीबॉडी का टाइटर देखने को मिलेगा, जो कि डायग्नोस्टिक होगा। ओके, ठीक हो गया। तो उसकी डायग्नोसिस किस तरह से करोगे? डिजाइन स्मीयर है, वहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल विद इंट्रा न्यूक्लियर लीजन्स है। ओके, सेल का कल्चर में सीपीई होगा, और जो कन्वालिसेंट फेस है इसमें एंटीबॉडी का टाइटर ज़्यादा हो जाएगा। ट्रीटमेंट हमने तैयार नहीं करना होता। ओके, अब क्लिनिकल फाइंडिंग रहती है। क्लिनिकल फाइंडिंग मुझे पता है कि यहाँ पे लिखी भी नहीं होती, तो हमें जाना पड़ेगा वापस थ्योरी वाले सेक्शन के अंदर। तो अब हम आ जाते हैं थ्योरी वाले सेक्शन के अंदर। तो ये है वेरिसिला। तो क्लिनिकल फाइंडिंग वेरिसिला की डिफरेंट होती है, जोस्टर की डिफरेंट होती है। पहले इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से लेकर 21 डेज का, यानी 2 से लेकर 3 हफ्ते का। प्रोट्रोमल सिम्टम आते हैं, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम आते हैं, फिर इसके बाद स्पेसिफिक सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। वो स्पेसिफिक सिम्टम है कि जो पैपिलो वेजिकुलर रैशेस होती है, ओके, ये कॉर्प्स के फॉर्म में अपेयर होती है ऑन द ट्रंक, ठीक है, और ट्रंक के अंदर नजर आती है। ओके, ये वेरिसिला है, ये वेरिसिला है, चिकन पॉक्स है, और फिर ये जोस्टर होते हैं जिसको शिंगल्स बोलते हैं। ओके, तो इस केस में क्या होता है कि पैपिलो वेजिकुलर रैशेस होते हैं, पहले ट्रंक पर आते हैं, फिर वो हेड और एक्सट्रीमिटी पर सेपरेट कर जाते हैं। जो रैश होती है वो पैप्यूल से फिर वेजिकल बन जाएगी, फिर वो पोस्ट्यूल बन जाएगा, फाइनली क्रस्ट बन जाएगा। यानी पहले पैप्यूल्स हो गए, फिर वो वेजिकल्स बन जाएंगे, फिर वो पोस्ट्यूल हो गए, फिर वो क्रस्ट बन जाएंगे, और जहाँ पर पोस्ट्यूल होगा वहाँ पे प्लूराइटिस होगा, खुजली वगैरह होगी, जहाँ पे वेजिकल्स होंगे। जो वेरिसिला होता है चिल्ड्रन में माइल्ड होता है, लेकिन अडल्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिवियर हो सकता है, ठीक है। ओके, वेरिसिला की वजह से निमोनिया और एंसेफलाइटिस भी है, लेकिन वो रिलेटिवली रेयर होती है। हाँ, इसकी वजह से राई सिंड्रोम हो सकता है। अब राई सिंड्रोम कैसे हो सकता है कि अगर किसी बच्चे को वेरिसिला जोस्टर वायरस और इन्फ्लुएंजा बी वायरस का इन्फेक्शन था और इसने एस्पिरिन यूज़ कर लिया है, तो एस्पिरिन को यूज़ करने की बाद लीवर डिजेनरेशन होगा और एंसेफलोपैथी होगी, तो इसको बोलते हैं राई सिंड्रोम। जोस्टर है, जोस्टर के केस में पेनफुल वेजिकल होती है अलोंग द सेंसरी नर्व, जिस नर्व को या जिस न्यूरॉन को इन्वॉल्व किया था उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पेनफुल वेजिकल्स देखने को मिलती है, और इसके बाद पोस्ट हार्बिटिक न्यूरालजिया भी हो सकता होता है, और इसके अलावा कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल के अंदर निमोनिया भी करवा सकता है। इसके बाद चलते हैं हम साइटोमेगालो वायरस की तरफ। ओके, तो साइटोमेगालो वायरस के पहले डिजीजेस को देख लेते हैं कि जो साइटोमेगालो वायरस होता है, इनफैक्ट मोनोन्यूक्लियसिस लिखा हुआ है इन द ट्रांसफ्यूजन रेसिपेंट। तो इन्फेंट के अंदर ये साइटोमेगालिक इंक्लूजन बॉडी डिजीज करवाता है, ट्रांसफ्यूजन रेसिपिएंट के अंदर मोनोन्यूक्लियसिस करवाता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर निमोनिया और हेपेटाइटिस करवाता है, एड्स वाले पेशेंट के अंदर स्पेसिफिकली रेटिनाइटिस और एंटीराइटिस करवाता है। तो इसके बहुत सारे डिजीज होते हैं। दोबारा बता देता हूँ, साइटोमेगालो वायरस का रेटिनाइटिस आपने पढ़ा था, जिसके लिए जेंसिक्लोविर यूज होती थी। तो रेटिनाइटिस और एंटीराइटिस है एड्स वाले पेशेंट के अंदर, निमोनिया इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल के अंदर, रेसिपिएंट जो ट्रांसफ्यूजन रेसिपेंट है उनके अंदर मोनोन्यूक्लियसिस है, जबकि साइटोमेगालिक इंक्लूजन बॉडी डिजीज है इन्फेंट के अंदर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वायरस एनवेलप होता है, इकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड है, ठीक है, वही सारी प्रॉपर्टी है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, कोई विरियन पॉलीमरेज नहीं होता, एक सीरोटाइप होती है। अब ये वायरस हमारी बॉडी के फ्लूइड में बहुत ज़्यादा होता है, लाइक ब्लड में, स्लाइवा में, सीमन में, ये ब्लड के फ्लूइड में होता है। तो ये फ्लूइड से ही ट्रांसमिट हो सकता है, लाइक अक्रॉस द प्लेसेंटा है या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, तो ये स्लाइवा में, प्लेसेंटा में होता है, और इन्हीं फ्लूइड के ट्रांसप्लांटेशन से फैल जाता है। इसकी इनिशियल इन्फेक्शन ओरोफेरिंक्स में होता है, जिस तरह वेरिसिला का और इन्फेक्शन था एब्स्टिन का भी फेरिंक्स में होता है। तो फीटल इन्फेक्शन के केस में जो वायरस होता है बहुत सारे ऑर्गन तक सेपरेट करेगा, लाइक सीएनएस की तरफ जाएगा और किडनी की तरफ जाएगा, अडल्ट के अंदर लिम्फोसाइट को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। तो याद कर लो, सीएनएस और किडनी आती है फीटस में। ओके, तो इसकी जो लेटेंट स्टेज होती है वो मोनोसाइट के अंदर होती है, किसी गैंग्लिया के अंदर नहीं होती, यानी अडल्ट के अंदर लिम्फोसाइट को इन्वॉल्व करता है, लेटेंट स्टेट्स मोनोसाइट्स के अंदर होती है। जो इसका डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल के अंदर होता है, या तो प्राइमरी इन्फेक्शन से या जो लेटेंट साइट के पर था उसकी रीएक्टिवेशन की वजह से भी हो सकता होता है। अब जो इम्यूनिटी होती है, कभी कभार इम्यूनिटी का पूछा जाता है, तो साइटोमेगालो वायरस की असेंबली होती है MHC1 के साथ, वो अनस्टेबल होती है, दैट इज वाई वायरस प्रेजेंट नहीं हो पाता सेल की सरफेस के ऊपर, और CD8 सेल की एक्टिवेशन नहीं होती। इसके अलावा ये माइक्रो RNA को कोड करता है जो mRNA के ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर देगा फॉर MHC1। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर क्या होगा, तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर सेल के कल्चर करेंगे, तो सेल की कल्चर के ऊपर साइटोपैथिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये बात सब पे कॉमन है, और इन सबको देखने के लिए आप फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट करोगे, तो ये जो लाइन कॉमन है इस सब के अंदर आ जाएगी, ठीक हो गया। और इसकी एक स्पेशलाइज्ड इंक्लूजन बॉडीज होती है जिनको बोलते हैं आउल आई इंक्लूजन बॉडीज, वो भी इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज होती है। इसके अलावा जो कन्वालिसेंट फेज है उसमें एंटीबॉडी का टाइटर बढ़ जाएगा, तो ये पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है वेरिसिला वाले से। तो तकरीबन सबकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस सिमिलर है, बस इसमें यहाँ पे आके आउल आई इंक्लूजन बॉडीज आ गया है। अब साइटोमेगालो वायरस के हम देख लेते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग को। ओके, तो क्लिनिकल फाइंडिंग की तरफ आ जाते हैं। तो क्लिनिकल फाइंडिंग में साइटोमेगालिक डिजीज वगैरह करवा देता है। ओके, तो साइटोमेगालिक इंक्लूजन डिजीज के अंदर माइक्रोसेफली होती है, सीजर्स होता है,
ओके, डेफनेस होती है, जॉन्डस है, पुरपुरा है। जो पुरपुरा की लेयर होती है ये ब्लूबेरी मफिन को रिजेंबल करती है और ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से होती है। हेपेटोसेप्टिनोमेगाली काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है और जो साइटोमेगालिक इंक्लूजन बॉडीज है ये मेंटल रिटार्डेशन करवा सकता है। और जो इन्फेक्टेड इन्फेंट है वो साइटोमेगालो वायरस को एक्सक्रीट करती है यूरिन के अंदर। ठीक हो गया, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इम्यूनो कॉम्पिटेंट एडल्ट के अंदर ये हीट्रोफिल नेगेटिव मोनोन्यूक्लियोसिस करवाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट्रोफिल नेगेटिव मोनोन्यूक्लियोसिस जिसके अंदर फीवर, लेथार्जी और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में एबनॉर्मल लिम्फोसाइट की प्रेजेंस देखने को मिलती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर सिस्टेमिक साइटोमेगालो वायरस होता है, वो निमोनिया, एसोफेजाइटिस और हेपेटाइटिस करवा सकता है। और एड्स वाले पेशेंट के अंदर रेटिनाइटिस, एंटीराइटिस करवा देता है। ठीक हो गया, ब्लाइंडनेस वगैरह हो सकती है, अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। तो क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर क्या होगा, साइटोमेगालिक इंक्लूजन डिजीज है, हीट्रोफिल नेगेटिव मोनोन्यूक्लियोसिस है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन है, इसोफेजाइटिस, हेपेटाइटिस और रिनाइटिस वगैरह होते हैं। ओके, और आपको ये भी पता है कि जो साइटोमेगालिक इंक्लूजन डिजीज है इसमें माइक्रोसेफली है, सीजर्स होती है, डेफनेस होती है, जॉन्डस है और पुरपुरा होता है। जो पुरपुरा की लेगेंस होती है ब्लूबेरी मफिन को रिजेंबल करती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से होती है। वापस अपने समरी की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो समरी के अंदर हम कहाँ पे थे, हम वीरोलॉजी पढ़ रहे थे। ओके, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया था, ठीक है। तो साइटोमेगालो वायरस की क्लिनिकल फाइंडिंग बता दी जिसमें इंक्लूजन डिजीज था। अब हम चलते गए एप्स्टीन बार वायरस की तरफ। जो एप्स्टीन बार वायरस होता है ये कौन सा डिजीज करवाता है, तो एप्स्टीन बार वायरस है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करवाता है, ठीक है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करवाता होता है। इसके अलावा ये बर्किट लिम्फोमा करवा देता है, तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और बर्किट लिम्फोमा। जबकि ये मोनोन्यूक्लियोसिस करवाता था ट्रांसफ्यूजन रेसिपिएंट के अंदर, जबकि साइटोमेगालिक इंक्लूजन डिजीज करवाता था इन्फेंट के अंदर। ठीक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि एनवेलप्ड वायरस है, इनकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड है, सारी वही प्रॉपर्टी है जो आपको पहले पता है। लेकिन ये जो वायरस होता है ये ओरोफेरिंग्स के अंदर और बी लिम्फोसाइट के अंदर मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पे जो वायरस था साइटोमेगालो वायरस ये ह्यूमन बॉडी फ्लूइड के अंदर मौजूद होता है, लाइक ब्लड, स्लाइवा, सीमन, सर्विकल म्यूकस, ब्रेस्ट मिल्क, यूरिन। पैथोजेनेसिस के अंदर इसका इन्फेक्शन होता है, फेरेंजियल एपिथेलियम से स्टार्ट होता है, सर्विकल लिम्फ नोड में ट्रैवल करेगा और फिर वहां से होता हुआ लीवर और स्प्लीन में चला जाएगा। जो एप्स्टीन बार वायरस होता है ये लेटेंसी एस्टैब्लिश करता है बी लिम्फोसाइट के अंदर। ठीक हो गया, तो यहाँ तक तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस तक कहा गया। तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को किस तरह से एक्सप्लेन करोगे आप, कि जो एप्स्टीन बार वायरस होती है, ठीक है, तो फेरेंजियल एपिथेलियम से होता हुआ सर्विकल लिम्फ नोड पे जाएगा, ब्लड से होता हुआ लीवर और स्प्लीन के पास जाएगा और वहां पे लेटेंसी स्टैब्लिश कर लेगा। लेटेंसी कहाँ पे होती है, बी लिम्फोसाइट में होती है। अब यहाँ पर एमसीक्यू आ सकते हैं, लाइक एप्स्टीन बार वायरस की लेटेंसी होती है वो बी लिम्फोसाइट में होती है, जबकि साइटोमेगालो वायरस एम से मेगालो और एम से मोनोसाइट, तो इसकी लेटेंसी मोनोसाइट में होती है। ओके, ठीक हो गया। बर्किट लिम्फोमा के अंदर ये ऑन्कोजेनेसिस करवा देता है। जो ऑन्कोजेनेसिस होती है वो किस वजह से होती है, कि जो बर्किट लिम्फोमा के अंदर जो ऑन्कोजेनेसिस होती है वो CMYC ऑन्कोजीन के ट्रांसलोकेशन की वजह से होती है और ये इम्यूनोग्लोबुलिन जीन प्रोमोटर के पास जाके लग जाएगा, जिसकी वजह से CMYC प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ जाती है। दोबारा बता देता हूँ, ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है, किसकी, CMYC ऑन्कोजीन की। किसके साथ लगती है ट्रांसलोकेशन, इम्यूनोग्लोबुलिन जीन प्रोमोटर के साथ, और CMYC की सिंथेसिस बढ़ जाती है जो कि पोटेंट ऑन्को प्रोटीन होता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर क्या होता है कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर आइसोलेट वगैरह पे नहीं करते, स्मीयर करते हैं। तो स्मीयर के अंदर क्या होता है, हेमाटोलॉजिकल अप्रोच के अंदर एटिपिकल लिम्फ नजर आते हैं जो कि इलाज में पड़े होते हैं। ठीक है, ओके। तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर लिम्फोसाइटोसिस होता है, इंक्लूडिंग एटिपिकल लिम्फोसाइट होते हैं। जो हीट्रोफिल एंटीबॉडी है वो पॉजिटिव आता है, जिसको बोलते हैं मोनो सपोर्ट टेस्ट। मोनो सपोर्ट टेस्ट ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने यहाँ पर हमने देखा था, आई थिंक हीट्रोफिल वाला, हीट्रोफिल डिजीज वगैरह करवाता है। तो जो हीट्रोफिल पॉजिटिव है ये मोनो सपोर्ट आता है। जो हीट्रोफिल एंटीबॉडी एग्लूटिनेट करती है शीप के और हॉर्स की आरबीसी को। इसके अलावा एप्स्टीन बार वायरस की जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है उसके लेवल भी बढ़ जाता है। तो जो एप्स्टीन बार वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है जो कि वायरल कैप्सिड के खिलाफ होती है, तो वो डायग्नोस्टिक होती है। इसके अलावा PCR भी अवेलेबल होते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट में बताता जाऊँ कि जो हीट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट होता है और जो मोनो सपोर्ट टेस्ट होता है वो उसके डायग्नोसिस के लिए होता है, यानी जो हीट्रोफिल एंटीबॉडी को देखना है और उसको चेक करने के लिए मोनो सपोर्ट टेस्ट करते हैं। इसके अलावा एप्स्टीन बार वायरस की स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट होता है, लाइक IgM अर्ली इन्फेक्शन को, जबकि पुराने इन्फेक्शन को शो करने के लिए IgG होता है। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा एप्स्टीन बार वायरस है। इसके बाद है ह्यूमन हर्पीस वायरस 8। जो ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 है रिलेटिवली माइनर है, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं। कैपोसिस सार्कोमा करवाता है एड्स वाली पेशेंट के अंदर। अच्छा, क्लिनिकल फाइंडिंग तो बतानी भूल गया। इसकी जो क्लिनिकल फाइंडिंग है उसके लिए जाना पड़ेगा एप्स्टीन बार वायरस वाले चैप्टर के अंदर। तो आ गए हम एप्स्टीन बार वायरस वाले चैप्टर के अंदर। तो क्लिनिकल फाइंडिंग का इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होता है, ठीक है। इसके अलावा एक पार्टिकुलर सिंड्रोम भी लिखा हुआ है, X लिंक्ड लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम।
हेरी ल्यूकोप्लेकिया है, और इसके अलावा बहुत सारे कैंसर्स भी होती है, लाइक बर्केट लिम्फोमा है जो कि हॉजकिन लिम्फोमा की फॉर्म, इसके अलावा कुछ हॉजकिन लिम्फोमा की फॉर्म्स होती है, और नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा होता है। ओके, ठीक हो गया, नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा। इसके अलावा एक और डिजीज भी करवाता है जिसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोमा। तो स्टार्ट करते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है, इसमें फीवर होता है, सोर थ्रोट है, लिम्फेडिनोपैथी है, सप्लीनोमेगाली होती है, एनोरेक्सिया सब में कॉमन होता है, एंसेफेलाइटिस होता है कुछ पेशेंट में होता है। ठीक है, इसके बाद कहती है कि जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी इसकी कॉमन फॉर्म होती है, लेकिन इसके अलावा जो एप्स्टीन बार वायरस है इसकी जो सिवियर फॉर्म होती है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की, जो बच्चों में होती है, ओके, तो एक इनहेरिटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, उसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम। एक्स लिंक्ड लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम, इसके अंदर म्यूटेंट जीन होता है, वो ऐसी सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन को इनकोड करता था जो टी सेल और नेचुरल किलर के सेल के फंक्शन को करवाती होती है। ठीक हो गया, ओके। लेकिन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से ये सिंड्रोम हो जाएगा, एक्स लिंक्ड लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम। ओके, इसके बाद हेरी ल्यूकोप्लेकिया भी है जिसमें इरेगुलर हेरी सरफेस देखने को मिलती है ऑन द लैटरल साइड ऑफ टंग है। बर्केट लिम्फोमा वगैरह करवा देता है। उसके अलावा पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोमा, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोमा की, वो होती है बी सेल लिम्फोमा। ठीक हो गया, ये जब होता है जब बोन मैरो की ट्रांसप्लांटेशन होती है या फिर सॉलिड ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन होती है। मेन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है कि जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन यूज करते हैं। ठीक हो गया, अब हम आगे चलते हैं वापस कैपोसिस सार्कोमा को पढ़ रहे थे, तो कैपोसिस सार्कोमा वाले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो कैपोसिस सार्कोमा क्या करवाता है, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 क्या कराता है, कैपोसिस सार्कोमा करवाता है, स्पेसिफिकली एड्स वाले पेशेंट के अंदर, और इसमें काम की चीज़ कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, स्मॉल पॉक्स वायरस है जिसको वेरियोला वगैरह बोलते हैं। ओके, तो जो स्मॉल पॉक्स वायरस है यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आना शुरू हो जाएगी। जो पॉक्स वायरस है सबसे बड़े वायरस है, डीएनए है, लीनियर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन इनके पास पॉलीमरेज होता है, ये नई प्रॉपर्टी आ गया है। तो फिर इस प्रॉपर्टी को आप नोट कर लो, इनके पास क्या होता है, आरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मौजूद होता है। ओके, ठीक हो गया। इनकी ट्रांसमिशन रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से होती है, और किसकी ट्रांसमिशन रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से होती थी, वेरिसिला जोस्टर की होती थी। ठीक हो गया, या फिर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, लाइक हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप वाला है। ये रिस्पायरेटरी ट्रैक के म्यूकोसा सेल को इन्फेक्ट करता है, फिर वहाँ से लिम्फ नोड में जाएगा, और ब्लड से होता हुआ लीवर और स्प्लीन में जाएगा और स्किन के पास जाएगा। अब इसके अंदर जो लेयर्स होती है वो मैक्यूल, फिर पैप्यूल, फिर वेजिकल, पोस्ट्यूल और क्रस्ट है। बस यहाँ पर जो तरतीब थी, ठीक है, जो हमने इससे पीछे पड़ी थी उसके अंदर पैप्यूल नहीं था, मैक्यूल नहीं था, बस पैप्यूल था, फिर वेजिकल था, फिर पोस्ट्यूल था, फिर इसके बाद क्रस्ट आ जाता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर सीपीई है। ओके, सेल कल्चर करेंगे या कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन के ऊपर करेंगे। वैसे ये जो डिजीज अभी तक एक्सटेंड करता नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद है मोलस्कम कॉन्टियोजम है, तो मोलस्कम कॉन्टियोजम में पिंकिश पैपिलर स्किन होती है विद एन अम्बलाइकस सेंटर है, बस और कुछ याद नहीं करना। लास्ट है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ये पैपिलोमा या वार्ड्स करवाता है, बिनाइन वार्ड्स। इसके अलावा कोंडाइलोमेटा एकोमिनेटा भी करवाता है। एक होता है कोंडाइलोमेटा लाटा जो साइफिलिस की वजह से होता है, यह है कोंडाइलोमेटा एकोमिनेटा जिसको जेनिटल वार्ड्स बोलते हैं। ओके, इसके साथ सर्विक्स और पीनस के कैंसर भी हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये इन्वेलप नहीं होता। ओके, और इसका डीएनए सर्कुलर होता है, इसके पास कोई विरियन पॉलीमरेज नहीं है, तो ये बात ठीक है। लेकिन ये एनवेलप का ना होना, तो ये डीएनए वायरस तो है लेकिन एनवेलप नहीं है, और जब एनवेलप नहीं है तो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। इसकी डिफरेंट 60 सीरोटाइप्स होती है जो पैपिलोमा करवाती है। ट्रांसमिशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है। पैथोजेनेसिस के पास अगर हम पढ़ते हैं तो फिर E6 और E7 प्रोड्यूस करता है। जो E6 होती है P53 और E7 रेटिनोब्लास्टोमा जीन को इनएक्टिवेट कर देती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर हम किस तरह से करते हैं कि जो किलोसाइट्स होती है वो लीयर्स के अंदर ढूंढते हैं। जो PCR होता है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के डीएनए को डिटेक्ट करता है, वो भी हम करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग हम कर लेते हैं। ओके, तो क्लिनिकल फाइंडिंग स्मॉल पॉक्स तो हमने पढ़ लिया। फिर इसके बाद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। तो क्लिनिकल फाइंडिंग में जो पैपिलोमास होते हैं वो प्रीडोमिनेंट फाइंडिंग होती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। लाइक स्किन के ऊपर प्लांटर वार्ड्स होती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 1 to 4 से होती है। इसके अलावा जो जेनिटल वार्ड्स होते हैं कोंडाइलोमेटा एकोमिनेटा वो 6-11 से होते हैं, 6 और 11 से होते हैं। तो रट्टा मार लो 1 to 4 से क्या होगा, ये स्किन और प्लांटर वार्ड्स होते हैं, जबकि 6 और 11 से कोंडाइलोमेटा एकोमिनेटा होते हैं। तो 6 और 11 होते हैं रिस्पायरेटरी पैपिलोमा भी करवा सकते हैं, स्पेसिफिकली लैरेंजियल पैपिलोमा।
जो यूट्रस का, सर्विक्स का, पीनस और एनस का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा कुछ प्री मैलिग्नेंट लीजन्स भी हो सकती है जिनको बोलते हैं इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया। ओके, वो 16 और 18 की वजह से होती है, यानी इसकी डिफरेंट सीरोटाइप्स होती है। 60 तो सीरोटाइप होती है, तो 1 से लेकर 4 ने क्या करवा देना है, वो वार्ड्स करवा देनी है। 6 और 11 ने करवा देना है कोंडाइलोमाटा कोमिनेटा, ठीक है, जबकि 16 और 18 ने इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया वगैरह करवा देनी है। जो प्री मैलिग्नेंट लीजन्स होती है उनको नाम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गन अफेक्टेड। लाइक अगर सर्विक्स को इन्वॉल्व करेगा तो उसको बोलेगा सर्विकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया, पीनस को करेगा तो पिनाइल को बोलेंगे। ठीक हो गया। ओके, लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर क्या करते हैं, किलोसाइट्स को देखते हैं लीजन्स के अंदर। ओके, और इसके अलावा पीसीआर बेस्ड टेस्ट वगैरह करते हैं। ओके, तो ये टेस्ट हो जाते हैं। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना ऑन द पेशेंट सीरम। तो तकरीबन आधे घंटे की वीडियो बन गई है, तो जिसने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, वैसे सबके लिए दुआएं हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।